हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे कॉस्टिंग एक अलग ही अंदाज में। तो देखो, इससे पहले भी मैंने कॉस्टिंग की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले देख लें, क्योंकि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट को जानने से पहले आपको पुरानी वीडियो को देखकर ध्यान से सारा क्लियर करना पड़ेगा, तो ही ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, इसका फॉर्मेट आपको समझ में आएगा और इसके सवाल आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लॉस के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट का मतलब होता है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को अगर बना रहे हैं तो उसकी पूरी कॉस्ट को, जो जो उसकी कॉस्ट है उसको एक फॉर्म में दिखाते हैं, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। वो स्टेटमेंट का जो फॉर्म होता है वही कहलाता है आपका कॉस्ट शीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कॉस्ट शीट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, शायद आपको याद होगा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, यही एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कैन बी पुट इन फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट। एक फॉर्म होता है, ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में सारे एलिमेंट को पुट करते हैं हम लोग, विच इज कॉल्ड कॉस्ट शीट, जिसे हम लोग कॉस्ट शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी हमारे कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको जब हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पुट करते हैं, ताकि मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता चल पाए कि उसकी कॉस्ट कितनी है, वो फॉर्म कहलाता है आपका कॉस्ट शीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जगह पे आप कॉस्ट को ना अलग अलग जगह पर ब्रेक कर सकते हो, कॉस्ट पर कंट्रोल बना सकते हो, बहुत कुछ इससे हमको फायदा होता है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट शीट, यानी कॉस्ट शीट का क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुआ उसकी लागत, उसका कॉस्ट कितना पड़ा, ये हमें कौन बताता है? ये हमें कॉस्ट शीट के द्वारा पता चलता है। ठीक है, अगला हमारा है कंट्रोलिंग ऑफ कॉस्ट, यानी अगर आपको कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे? वो ध्यान दीजिए, समझिएगा। मान लीजिए आप एक 2022 का और एक 2023 का, ठीक है, दो कॉस्ट शीट आप रेडी कर रहे हो। ठीक है, समझिएगा, दो कॉस्ट शीट आप एक साथ रेडी कर रहे हो। अब क्या हुआ ना कि आपने जो भी पिछले बार मटेरियल लगाया था, इस बार कितना लगा, पिछली बार जो लेबर लगा था इस बार कितना लगा। ठीक है, यानी पिछले साल से करंट ईयर को आप क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे, और कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल कहां पर ज्यादा लगी है या कम लगी है। इस तरह आप क्या कर पाओगे? कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के द्वारा आप जितना भी कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्शन के, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कॉस्ट के द्वारा, यानी कॉस्ट शीट के द्वारा ही आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर पाओगे? डिटरमाइन कर पाओगे, उसकी प्राइस को फिक्स कर पाओगे कि हाँ मुझे इसको इस दाम पे बेचना है। यानी अगर किसी चीज को, यदि किसी चीज को हमने बनाया और कॉस्ट शीट के द्वारा मुझे पता चला उसकी कीमत 100 रुपए, तब मैं उसके साथ 20 रुपए का प्रॉफिट रख के मैं क्या करूंगा? उसको 120 में क्या करूंगा? सेल कर पाऊंगा। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट शीट में एक और फायदा होता है क्या कि इसके द्वारा हम लोग सेलिंग प्राइस को फिक्स कर पाते हैं, सेलिंग प्राइस को निकाल पाते हैं कि हमें किसी प्रोडक्ट को किस दाम पे बेचना है। तो ये था हमारा कॉस्ट शीट। ये कॉस्ट शीट की इंपॉर्टेंस है। कंपोनेंट्स अभी नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले आपको जो पढ़ना है वो मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ फिर से, वो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। यानी कॉस्ट शीट को बनाते समय अगर आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं पता तो आप भूल जाओ कि आपसे कॉस्ट शीट बनेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इससे पहले मैंने ये बात बोली थी और मैं फिर बोल रहा हूँ, इसे आपको बढ़िया से समझना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तुरंत जाए उस वीडियो को देखें। ठीक है, मैं अभी जस्ट ओवरव्यू रिविजन कर दे रहा हूँ हल्का सा। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो होती है वो तीन तरह की होती है, यानी कॉस्ट की तीन एलिमेंट होती है। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर और तीसरा हमारा होता है एक्सपेंसेस। इन तीनों को जोड़ने के बाद ही हमारी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बनती है। मटेरियल को आगे दो भाग बांटा गया है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल आता है। डायरेक्ट मटेरियल जिसको आप
प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई लोकेट कर सकते हो वो डायरेक्ट मटेरियल, जिसको आप नहीं कर सकते हो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। अगला आता है लेबर। लेबर को भी दो भाग बांटा गया, डायरेक्ट लेबर और हमारा इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब हुआ कि जिसको आप कॉस्ट यानी एक ऐसी लेबर जिसको आप प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई एलोकेट कर सकते हो वो डायरेक्ट लेबर, और जिसको आप आइडेंटिफाई एलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट के साथ वो इनडायरेक्ट लेबर। अब आपके एक्सपेंसेस में जो कि दो तरह का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जितनी भी कॉस्ट लगती है वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर को छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये सारी याद होगा आपको, मैंने बताया था पहले। अब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हमारा बनता था प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट हमारा बनता था। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हमारा बनता है ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड को आगे हम लोगों ने चार भाग बांटा गया था, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, यानी प्रोडक्शन से जुड़े जितने काम होंगे, जितने ओवरहेड खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल का, चाहे इनडायरेक्ट लेबर का, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे। हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करने के जो प्लानिंग डिसीजन मैनेजमेंट करने के जितने खर्चे होंगे वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में चल जाएंगे। सेल से जुड़े जितने खर्चे होंगे सेलिंग में, और कस्टमर तक माल पहुंचाने का जितना भी खर्चा होगा वो सारा कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। इतना बात मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी, जस्ट मैंने रिवीजन भी कर लिया क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारी क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके आधार पर हमारा क्वेश्चन रेडी किया जाता है। सबसे पहले हमारा प्राइम कॉस्ट, जो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट है उसमें सबसे पहला जो आता है वो हमारा होता है प्राइम कॉस्ट। अब ये प्राइम कॉस्ट क्या होता है ध्यान से देखिएगा। प्राइम कॉस्ट को हम लोग अलग नाम से पुकार सकते हैं, जैसे प्राइम बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं, कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो प्राइम कॉस्ट कैसे आता है, जब हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल के आता है। ये बात आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो हमारा कंपोनेंट्स आपको देखने मिलेगा क्वेश्चन के फॉर्म में वो है फैक्ट्री कॉस्ट। इसका दूसरा नाम वर्क कॉस्ट, इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक और नाम है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये क्या होता है समझ आओ। फैक्ट्री कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट निकालना होगा। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के बाहर आ जाएगा। यानी प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जब जोड़ेंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट बाहर में निकल के आ जाएगा। याद रहेगा चीज, इसको बढ़िया से हम लोग फॉर्मेट में भी देखेंगे कि क्या होती है। ठीक है, चलो अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देख लिया हमारा प्राइम कॉस्ट कैसे बनता है, हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कैसे बनता है। ठीक है, इधर में आपको रोशनी आ रही है तो मैं लाइट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्या है, अगला जो हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलता है क्वेश्चन के फॉर्म में वो हमारा सबसे पहला ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। चलो लाइट की प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गई होगी, अब ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले भी क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि हमारा क्वेश्चन में सबसे पहला आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे बनता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला के। फिर उसके बाद जो अगले कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है वो होता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे बनता है, हमारा प्राइम कॉस्ट प्लस हमारा जब वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड मिलेगा तो हमारा वर्क कॉस्ट निकल के बाहर आएगा। तीसरा जो हमें कंपोनेंट देखने को मिलता है वो है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ठीक है, ये कैसे बनता है, ऑफिस कॉस्ट आपका निकल के कैसे है, जब आपका फैक्ट्री कॉस्ट इस जगह से जब आपका फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा निकल के आएगा, उसके साथ जब हम ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्लस करेंगे तो हमारा ऑफिस का कॉस्ट निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट एंड फुल एंड फाइनल जो होता है हमारा क्वेश्चन में भाग वो होता है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाली जाती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल निकलती है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब इनको आपस में प्लस किया जाता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल यानी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाती है कि भैया उसको कितने में हमें बेचना चाहिए।
ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको प्रॉफिट को जोड़ते हैं और हमारा सेलिंग प्राइस बाहर निकल के आ जाता है। तो ये पूरा का पूरा चीज मैं आपको अब दिखाऊंगा एक फॉर्मेट के बेस पर, जो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट है। उसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके काम का वाला चीज है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट को देखते हैं। इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझना है और इसको बनाना है। इसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसे बनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन का फॉर्मेट देखते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, लिखा मैंने क्या है, क्वेश्चन फॉर द ईयर डेट। देखो, ये ईयर डेट बनता है, मंथली बेस पे बनता है, वीकली बेस पे बनता है। जैसा क्वेश्चन वैसा आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। पार्टिकुलर्स में लिख दिया, अमाउंट हमने लिख दिया। अब देखो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो सबसे पहला आपको निकालना पड़ता है वो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, आपका यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी आपका जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स होगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ आप ऐड कीजिएगा, यानी अगर आपने कोई भी मटेरियल को खरीदा है तो वो ऐड होगा, क्या होगा, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। आपने जो भी माल खरीदा होगा उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा। माल को खरीदते समय अगर आपने कोई भी खर्चा किया है तो भी हमारा क्या होगा, ऐड होगा। ये ऐड कीजिएगा एक्सपेंसेस, ऐसे लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। ठीक है, मैं ये वर्ड यूज कर देता हूं। ठीक है, जैसे कैरेज वर्ड हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, आपने जो भी माल खरीदा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिएगा। रिकॉर्ड करके तीनों को जोड़े यहाँ लिख दीजिएगा। अब इसमें से आप लेस कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का होगा वो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस कीजिएगा, और माइनस करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसको बाहर कर लीजिए। देखो मैंने लिखा कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। और इसका नाम रखा जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। ठीक है, इसका एक नाम रख दिया जाएगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, और ये हमारा निकल के आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ता है। इसके बाद आपका इस फॉर्मेट में और क्या आएगा, इसके बाद आपका फॉर्मेट में आएगा डायरेक्ट वेजेस। आपका जो भी डायरेक्ट वेजेस होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आउटर कॉलम में। डायरेक्ट वेजेस का दूसरा नाम प्रोडक्टिव वेजेस भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी आपका जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा आउटर कॉलम में। ठीक, अब ये तीनों को जोड़िएगा, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा इसका नाम रखा जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसे हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो यही चीज आपने थोड़े पहले देखी थी कि प्राइम कॉस्ट कैसे बना था। तो हमारा प्राइम कॉस्ट कैसे बना था, हमारा प्राइम कॉस्ट बना था, ध्यान से रखिएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा प्राइम कॉस्ट आया था, और वही हमारा आया। ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल्स हो गया, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद जो अपनी नई अगली हेडिंग चालू होगी वो होगी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड। हमारी अगली जो हेडिंग चालू होगी वो होगी हमारी फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड से जुड़े जितने भी खर्चे होंगे, जैसे एक दो मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ये हो सकता है। मान लीजिए आपका पावर का यूज हुआ है तो लिख दिया पावर। ठीक है, तो एटीसी, ये जितने भी होंगे खर्चे ये सब क्या कीजिएगा, आप पहले इनर कॉलम में लिख के सारे ऐड कर लीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड का, फिर उसको निकाल लीजिएगा एकदम बाहर। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़िएगा, जो भी आएगा उसको रहने दीजिएगा। इसके साथ ही एक काम और आपको करना होगा, क्या करना है, आप लिखेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, जो होगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्क इन प्रोग्रेस इस कॉलम में। फिर इसके साथ लेस कीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस।
ठीक है। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस से आता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आपका कुछ माल बन के रेडी हो गया है और आधा माल अभी बनना बाकी है। यानी बोला जाए ना माल पूरा बन के रेडी है ना वो कच्चा है, बीच का है, ठीक है। तो अब ये दोनों को क्या एडजस्ट कीजिएगा, और एडजस्ट करें जो भी आएगा उसको बाहर निकाल दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उस हिसाब से अब ये दोनों को एडजस्ट कीजिएगा। और एडजस्ट करने के बाद जो आएगा इसका नाम रखा गया है वर्क कॉस्ट बोल सकते हैं आप, चाहे तो आप फैक्ट्री कॉस्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो अब आप देखो हमारा अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था कि हमारा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालें। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट चाहिए, तो जो कि प्राइम कॉस्ट आपका निकल गया था। अब यहाँ पे निकला था प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के साथ क्या किया आपने, फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी प्राइम कॉस्ट के साथ आपने फैक्ट्री ओवरहेड को क्या किया, प्लस किया। अब प्लस करने के बाद क्या निकल के आ गया, वर्क कॉस्ट निकल के आ गया, ठीक है। समझ में बात को? अच्छा, अब इसका क्या करना है, अब इसके बाद आपको करना है नया हेडिंग डालना होगा। हमारा नया हेडिंग होगा एड ऑफिस, ऑफिस एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये हमारा आएगा, ठीक है। अब मान लो ऑफिस के जितने भी खर्चे होंगे, जैसे क्या हो सकता है, एक दो एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सैलरी टू स्टाफ, सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ की कोई सैलरी हो गई, या मान लीजिए कोई लीगल चार्जेस हो गए, लीगल चार्जेस हो गए, ठीक है, या डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ये जितने खर्चे हैं ये सब आप यहाँ पे दिखाइएगा। अब दिखाने में क्या कीजिएगा, इन दोनों में जो भी होगा प्लस करके बाहर निकालिएगा, इसमें से ये चीज को प्लस माइनस जो भी होगा पॉजिटिव लिख लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। और एडजस्ट करने के बाद जो आएगा इसका नाम रखा जाता है, इसमें हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या है वो ध्यान दीजिए। अब इसके साथ आपको दो काम और करने होंगे। पहला होगा इसमें इसके बाद आएगा एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जो भी आपका क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर इसमें से आप लेस कीजिएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा, यहाँ एडजस्ट करके बाहर निकालिएगा, इन दोनों को एडजस्ट कीजिएगा, और जो भी आपका आएगा इसका नाम रखा जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमें देख लिया कि हमारा कैसे निकल के आया, ठीक है। यानी जब आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा तो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ जब ऐड करेंगे तो आपका COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, चलो ठीक है। अब आइए काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेट मैं यहीं पे एडजस्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देख लीजिएगा, और यहाँ पर आ रहा है ये पूरा इतना ये पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाने के बाद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक आगे काम करना है। लो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट और चेक कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं ऊपर से नहीं खींच रहा हूँ, बस मैं आधा से खींच रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा जरा भी, ठीक है। बराबर में रख देता हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाने के बाद आपका जो अगला नया हेडिंग चालू होगा वो हमारा कहलाता है ऐड करेंगे, जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे थे। ये होगा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। ये हमारा है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा जितना भी खर्चा होगा वो दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, सैलरी टू सेल्समैन, ठीक है, या आपका कोई कैरेज आउटवर्ड का खर्चा हो सकता है, या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो सकता है, या आपका डिलीवरी वैन का खर्चा हो सकता है, शोरूम का एक्सपेंसेस हो सकता है। ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या करेंगे हम लोग दिखा देंगे। दिखाने के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे और बाहर निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
और ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ के जो अंक आएगा इसका नाम रखा जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। याद है चौथा पार्ट ये था कॉस्ट ऑफ सेल का आपका। तो कॉस्ट ऑफ सेल आने के बाद हमको क्या करना है, ऐड करना है, हमें क्या ऐड करना है, हमें प्रॉफिट ऐड करना है, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारा जो फुल एंड फाइनल आएगा ये हमारा होगा सेल प्राइस, या आप बोल सकते हो सेल्स, ये हमारा सेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, इसे अच्छे से आप लोग उतार लें, क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। यानी इस पर एक दो सवाल करेंगे कि कैसे बनाया जाता है कॉस्ट शीट, आपको और अच्छा लगेगा। तो ये फॉर्मेट को बारीकी से उतारिए आप लोग, उसके बाद इसको लिखिए, पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा चीज कैसे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा, आपको कोई डाउट नहीं आता है। तो चलो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा कॉस्ट शीट के बारे में मैंने बता दिया, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने दिखा दिया, अगली वीडियो में इस पर सवाल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। और इसे आप पहले अच्छे से उतारिए, ठीक है।